नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। एलन मस्क के पांव दिखने कब शुरू हुए? एलन मस्क की पैदाइश दक्षिण अफ्रीका में उस वक्त हुई जब वहां रंगभेदी खून खराबे का माहौल था। वह अपने भाई किम्बाल के साथ बचपन में एक दिन गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा था और उसके सर में चाकू घुसा था। सड़क इस कदर खून से पटे थे कि उन बच्चों के जूते भी रक्त रंजित हो गए। पूत के पांव खून से सन गए, भले इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मस्क परिवार की कहानी दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि कनाडा से शुरू हुई। कनाडा के खेतों में घोड़ों पर बैठे उस काउबॉय से जिसने 1930 की मंदी में अपने खेत खो दिए थे। एलन मस्क के नाना जोशुआ हाल्डमैन, वह उस जमाने में टेक्नोक्रेसी नामक एक संगठन से जुड़े थे जिनका कहना था सरकार चलाना राजनेताओं का काम नहीं बल्कि तकनीकी लोगों टेक्नोक्रेट का काम है। क्या आज के एलन मस्क में उनका वह स्वप्न पूरा होता दिखता है? जोशुआ हाल्डमैन कनाडा सरकार में यहूदियों के बढ़ते प्रभाव और उदारवादी रवैये से दुखी होकर एक दिन कनाडा ही छोड़ गए। उन्हें ऐसे देश जाना था जहां गोरों की मुकम्मल सत्ता हो। दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश था जहां रंगभेद अपने चरम पर था और गोरों का राज था। वह अपने 4 बच्चों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया निकल गए। उन बच्चों में एलन मस्क की मां माए और उनकी जुड़वा बहन काए भी थी। एलन मस्क के नाना ने न सिर्फ हवाई जहाज खरीदा बल्कि उसे दुनिया भर में अकेले उड़ाया भी। वह नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया तक अपना हवाई जहाज उड़ाकर गए और एक दिन हवाई दुर्घटना में ही मर गए। एलन मस्क याद करते हैं कि मेरे नाना को जोखिम उठाने में बहुत आनंद आता था। हवाई जहाज उड़ाने का शौक तो एलन मस्क के पिता एरोल मस्क को भी जवानी से था। आखिर तभी तो उस जमाने की सुंदरी मिस दक्षिण अफ्रीका उन पर फिदा हो गई, एलन की मां माए मस्क। फ्रांस में हनीमून पर ही वह गर्भवती भी हो गई और 28 जून 1971 को एलन को जन्म दिया। एलन एक रोता बिलखता कमजोर और अकेला बच्चा था जिसका एक भी दोस्त नहीं था। उसके पिता उसे स्टूपिड बुलाया करते। उस वक्त भी जब स्कूल के कुछ लड़कों ने पीट पीट कर उसका मुंह सुजा दिया, पिता ने सारा ठीकरा एलन की बेवकूफी पर फोड़ दिया। उसे फिर से स्टूपिड कहा। उनकी मॉडल मां और अक्खर पिता के बीच आखिर तलाक हुआ, मगर पिता से मुक्ति नहीं मिली, बल्कि 10 वर्ष के एलन मस्क ने स्वयं अपनी मां का घर छोड़कर पिता के पास जाने का फैसला कर लिया। पूछे जाने पर एलन मस्क कहते हैं, मुझे इस फैसले का अफसोस है, लेकिन उस वक्त मेरे पिता अकेले पड़ गए थे। उन दिनों उनके पिता अफ्रीका के जंगलों में एक शिकारी बसेरा बना रहे थे और एलन भी बंदूक लेकर उनके साथ शिकार करना सीख रहे थे। उनके पिता उन्हें छुट्टियों में पहली बार अमेरिका घुमाने भी ले गए, जहां उन्होंने पहली बार वीडियो गेम खेला। एलन को छुटपन में ही तकनीक से रुचि बनने लगी थी। वह अपने पिता के संग्रह की एक किताब का जिक्र करते हैं जिसमें रॉकेट बनाने की एक अजूबी विधि दे रखी थी जो उस वक्त संभव नहीं हो पाई थी। रॉकेट बनाना संभव हो गया था, लेकिन जो विधि वो बताते हैं आयरन थर्स्ट, वो उस समय संभव नहीं हुआ था। एक अन्य खास वैज्ञानिक गल्प का नाम वह लेते हैं, द मून इज अ हार्श मिस्ट्रेस, जिसमें कंप्यूटर मनुष्य से अधिक ताकतवर हो जाता है। आइजैक एसिमोव की फाउंडेशन सीरीज तो उनके प्रिय थी ही। उनको सबसे अधिक प्रभावित किया हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी ने। वहीं एलन मस्क बाइबल को बचपन से ही एक बकवास फंतासी कथा कहते थे। 13 वर्ष की उम्र में एलन ने खुद ही अपना पहला वीडियो गेम प्रोग्राम लिखा, ब्लास्टर। इस खेल में एक एलियन जहाज से लड़ाई करनी होती थी। यह गेम उन्होंने $500 मूल्य में एक पत्रिका को बेच दिया। उसके बाद वह कई वीडियो गेम खेलते और बनाते चले गए। इस मध्य उनके पिता दिन पर दिन सनकी होते जा रहे थे। एलन का कहना है कि वह अजीबोगरीब दैवीय शक्तियों की बातें करते जिसका कोई अर्थ नहीं होता। 17 वर्ष की अवस्था में एलन ने ठान लिया कि वह अमेरिका चले जाएंगे। चूंकि उनके नाना कनाडा के थे,
उन्होंने कनाडा दूतावास जाकर पहले अपनी मां का और फिर अपना पासपोर्ट बनवा लिया। 1989 में वह कनाडा के नागरिक बन गए और कनाडा के उड़ान की टिकट करा ली। 17 वर्ष में जब वह कनाडा यात्रा पर जा रहे थे तो उनको $2000 अपनी मां से और $2000 अपनी पिता से मिले थे। जेब में कुछ रिश्तेदारों के पते थे जिनसे वह कभी मिले नहीं थे। वह आखिर कनाडा के सुदूर प्रांत सस्केचुआन के खेतों में पहुंचे, जहां एक दूर के रिश्तेदार रहते थे। वहां से वैंकूवर में एक मामा का पता मिला। वहीं $18 प्रति घंटा पर एक लुगदी फैक्ट्री में मजदूरी की नौकरी भी मिल गई। वह याद करते हैं, मेरा काम था एक पतली सुरंग से उबलती हुई लुगदी के बीच से गुजरना। अगर जरा भी असावधानी हुई तो बचने की कोई संभावना नहीं होती थी। कुछ महीनों बाद उनकी मां और भाइयों ने भी कनाडा आने का फैसला कर लिया। वे सभी टोरंटो में एक भाड़े के मकान में रहने लगे। अगले वर्ष 1990 में एलन को क्वींस विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। वहीं उनके पहले जिगरी दोस्त बने पाकिस्तानी कनाडाई मूल के नवेद फारूक। इनकी दोस्ती की वजह यह थी कि दोनों वीडियो गेम खेलते घंटों बिता सकते थे। 2 वर्ष बाद एलन को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति मिल गई। वहां उन्होंने चीनी मूल को दोस्त रॉबिन रैन मिले, जिन्होंने भौतिकी ओलंपियाड जीता था। इन दोस्तों के नाम याद रखिए, नवेद फारूक और रॉबिन रैन, क्योंकि ये बाद में भी आएंगे। रैन याद करते हैं, मस्क मुझसे ऐसे रॉकेट की बात करता था जो मंगल ग्रह पर भेजा जा सके। उन दिनों उसने बिजली गाड़ियों की भी बात की थी। हम अक्सर यही योजना बनाते रहते कि हमें इन कार्यों के लिए किस तरह की बैटरी बनानी होगी। बहरहाल पहली चीज जो मस्क ने अपने भाई किम्बाल के साथ मिलकर बनाई वह एक तरह की डिजिटल एड्रेस बुक थी, येलो पेजेस जैसी, जिसका नाम था जिप2। उन्हें इसके निवेशक मिल गए और अखबार कंपनियों को बेचकर $10,000 तक की आय होने लगी। 1999 में जब यह कंपनी जिप2 बिकी तो एलन के हिस्से में $22 मिलियन और किम्बाल के हिस्से में $15 मिलियन आए। एलन याद करते हैं, मेरे बैंक खाते में मात्र $5,000 थे। उस दिन अचानक जब इतने पैसे आ गए, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यानी $22 मिलियन 5,000 से बढ़कर। उन्होंने अपनी मां को $1 मिलियन दिए, पिता को $3 लाख दिए, एक आलिशान बंगला खरीदा, मैक्लारेन फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स कार खरीदी। उन्होंने अपने कॉलेज के जमाने की गर्लफ्रेंड जस्टिन से शादी कर ली। मस्क अब 7वें आसमान पर थे। X.com भले आज ट्विटर का नया नाम हो, मगर इस कंपनी की स्थापना एलन मस्क ने 1999 में अपने बैंकर मित्र हैरिस फिकर के साथ मिलकर की थी। उन्होंने अपने $12 मिलियन इसमें निवेश किए थे। यह कंपनी डिजिटल बैंकिंग और लोन और इन्वेस्टमेंट आदि से जुड़ी थी। एलन मस्क का ईमेल आईडी बना e@x.com। ये वो दिन थे जब मस्क रात भर जागकर काम करते, ऑफिस में ही जमीन पर सो जाते। उनके बिल्डिंग में ही एक अन्य युवक एक नया डिजिटल पेमेंट लाने की योजना बना रहे थे। पीटर थील नामक उस युवक ने कंपनी बनाई पेपाल। जल्द ही इन दोनों कंपनियों के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई कि किसका मॉडल बेहतर है। आखिर मस्क ने थील को एक ग्रीक रेस्तरां में बुलाया और प्रस्ताव दिया, देखो अब एक दूसरे से लड़कर फायदा नहीं है, हम हाथ मिला लेते हैं। ठंडे दिमाग वाले थील ने पूछा, ठीक है, मुझे कितने शेयर मिलेंगे? देखो मेरी कंपनी बड़ी है तो 90% हमारा, 10% तुम्हारा। आपने मुझे मजाक करने बुलाया है? हमारा मार्केट तो बिल्कुल बराबर का है। मस्क ने उन्हें कहा, सैर पर चलोगे मेरी फॉर्मूला 1 मैक्लारेन में? दोनों जब गाड़ी में बैठे तो थील ने पूछा, दिखाइए क्या कर सकती है आपकी यह गाड़ी। मस्क ने एक्सीलरेटर पर पैर दिया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। तभी एक किनारे से टकराकर हवा में उछलकर पलट गई। थील ने सीट बेल्ट भी नहीं पहना था। गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर दोनों बाल बाल बच गए। थील याद करते हैं, मुझे उस दिन लगा कि यह आदमी थोड़ा पागल है। मार्च 2000 में 50-50 शेयर पर दोनों में डील हो गई। एक्स और पेपाल मिल गए। मस्क
पेपाल के सीईओ बने। पीटर थील स्वयं कंपनी से किनारे हो गए और अपने यूक्रेनी मूल के सहयोगी लेवशिन को मस्क के साथ छोड़ दिया। उनके बीच जल्द ही तकनीकी विवाद शुरू हो गए। लेवशिन ने सबसे पहले कैप्चा नामक एक तकनीक बनाई थी जो हम आज काफी परिचित हैं, जिससे कि ऑनलाइन फ्रॉड से मुक्ति पाई जा सकती है। मस्क ने यह सुनकर कहा, यह बहुत ही वाहियात तकनीक है। लेवशिन ने निराश होकर उनसे दूरी बनाने की ठान ली। उन्होंने पीटर थील को फोन किया, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, क्या तुम कंपनी में लौटना चाहोगे? हम तुम्हें सीईओ बना देंगे। मस्क उस वक्त अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक देखने गए थे जब उनके सहयोगियों ने फोन किया कि कंपनी में साजिश चल रही है। जब तक वह हड़बड़ी में लौटे, बोर्ड ने निर्णय ले लिया था। मस्क सीईओ का पद खो चुके थे। हालांकि उन्हें आर्थिक रूप से लाभ ही हुआ। 2002 में जब पेपाल को ईबे ने खरीदा तो $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें मस्क के हिस्से $250 मिलियन आए। वहां पार्किंग लॉट में जब उन्हें लेवशिन मिले तो लेवशिन ने पूछा, मुझे पीटने तो नहीं आ रहे ना? मस्क ने हंसकर कहा, हाँ, एक दो बार मन में यह ख्याल तो आया था, मगर सोचा कि यह किस्सा भूल जाना ही अच्छा है। उन्होंने पूछा, और आगे क्या इरादा है? पता नहीं, किस्मत रही तो रॉकेट उड़ाऊंगा। अपने पिता और नाना की तरह मस्क ने हवाई जहाज नहीं बल्कि एक सोवियत फाइटर जेट L-30 ही खरीद लिया था और उसे उड़ाना सीख रहे थे। उन्होंने नासा के वेबसाइट पर ढूंढा कि मंगल पर जाने की योजना कब है। उन्हें यह जानकर निराशा हुई कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। कुछ गूगल करने पर उन्हें एक मार्स सोसाइटी का पता लगा, ऐसे रईसों का अड्डा जो मंगल ग्रह पर जाना चाहते थे। मस्क ने उस सोसाइटी को $5000 का चंदा भेज दिया और अपने दोस्त मार्क वुल्वे को कहा, हम लोग मंगल पर घर बनाने जा रहे हैं। रॉकेट बनाने वाले कंपनी जैसे लॉकहेड या बोइंग उस समय लॉस एंजल्स में हुआ करती थी, तो एलन भी सपरिवार वहीं चले गए। अपनी पत्नी जस्टिन के बदौलत 2002 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी। उन्हें मार्स सोसाइटी से एक मिसाइल इंजीनियर जिम कैंट्रल का संपर्क मिला। वे यूटा के सॉल्ट लेक सिटी में मिले। जब एलन ने पूछा, ये मंगल पर जाने के लिए रॉकेट कहां मिल सकते हैं? कैंट्रल ने कहा, आप कहां तक जाने के लिए तैयार हैं? मॉस्को चलना चाहेंगे? कैंट्रल याद करते हैं कि जब वे मॉस्को डील करने पहुंचे तो वहां रूसी अधिकारी भड़क गए और कहा, हम पूंजीपतियों के गुलछड़े उड़ाने के लिए रॉकेट नहीं बनाते। यह कहकर उस अधिकारी ने मस्क की तरफ मुंह कर थूक दिया। मस्क ने इस बेइज्जती के बाद ठान लिया कि वह अपनी कंपनी बनाएंगे। 2002 में ही उन्होंने एक कंपनी बनाई, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी SET, जिसका नया नामकरण किया स्पेस एक्स। जब उनसे लक्ष्य पूछा गया, उन्होंने कहा, 2003 के सितंबर में हम पहला रॉकेट उड़ाएंगे और 2010 तक हम मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे। उसी वर्ष एलन के पहले शिशु नेवादा का जन्म हुआ, जिसकी पैदा होते ही मृत्यु हो गई। उनके दोस्त नवेद फारूक इस दुख के वक्त उनके साथ थे। स्पेस एक्स ने उनको इस दुख को भुलाने में मदद की। उन्होंने लॉस एंजल्स के हॉथॉर्न काउंटी में जमीन ली, एक रॉकेट इंजीनियर टॉम मुलर को मोटी रकम दी और पहले रॉकेट फाल्कन 1 की तैयारी शुरू हो गई। मार्च 2003 को जो पहले इंजन की टेस्टिंग हो पाई, उसमें किरासन और द्रव ऑक्सीजन को ईंधन रूप में प्रयोग किया गया था। मस्क को लग गया कि यह कार्य बहुत महंगा और समय लेने वाला है, लेकिन वह 12-12 घंटे कार्य करने वाले इंजीनियर रखने लगे। 2004 में जब नासा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया, उन्होंने नासा पर ही मुकदमा कर दिया और जीत भी गए। 2003 के अक्टूबर में स्टैनफोर्ड में एक वक्तव्य के दौरान मस्क के पास 2 लोग आए। एक थे 77 वर्ष के बुजुर्ग उद्योगपति हैरल्ड रोजन और दूसरे थे 29 वर्ष के युवा इंजीनियर जेफरी स्ट्रॉबेल। मस्क ने उन्हें स्पेस एक्स की फैक्ट्री में मिलने को कहा। वहां स्ट्रॉबेल ने उन्हें कहा, मैंने सैकड़ों लिथियम बैटरी की मदद से एक गाड़ी चलाने का सोचा है, आपका क्या विचार है? मस्क ने कहा, हाँ अच्छा है, मेरी तरफ से $10,000 रख लो और काम शुरू करो।
उसी वर्ष एक अन्य इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड ने भी ऐसी ही एक कंपनी शुरू की थी जो विद्युत चालित गाड़ियां बनाएगी। उसका नाम रखा था टेस्ला। जब मस्क को मालूम पड़ा तो दोनों को बुलाकर कहा, आप दोनों एक ही चीज पर काम कर रहे हैं, तो मिलकर काम करिए, मैं निवेश करने को तैयार हूं। जनवरी 2005 में जब उन्होंने पहली गाड़ी बना ली, मस्क ने उस पर एक तेज चक्कर लगाया और गाड़ी से ही चिल्लाकर कहा, कमाल की चीज बनाई है, मेरी तरफ से $9 मिलियन मिलेंगे आपको। अब सवाल यह था कि इस कंपनी का सीईओ कौन होगा। एबरहार्ड का कहना था कि चूंकि टेस्ला कंपनी उन्होंने बनाई थी तो सीईओ वही रहेंगे। मस्क ने कहा कि एबरहार्ड के पास सिर्फ नाम टेस्ला था, आगे का आइडिया स्ट्रॉबेल का था और निवेश उनका था। भले ही सीईओ एबरहार्ड रहे, मस्क वहां अधिक समय बिताने लगे। वह टेस्ला के बनने में अपने सुझाव देने लगे, रात भर इंजीनियरों के साथ काम करने लगे। वहीं एबरहार्ड मीडिया में यह कहने लगे कि टेस्ला उनके दिमाग की, उनके मेहनत की उपज है। 2006 में पहला मॉडल रोडस्टर सड़क पर दौड़ने को तैयार था और वह भी कई पेट्रोल गाड़ियों से तेज। जहां यह उल्लास का अवसर था, उसी वर्ष मस्क को एक बड़ा झटका लगा। फाल्कन 1 का पहला लॉन्च असफल रहा। वह 20 सेकंड के लिए उड़ा और जलकर भस्म हो गया। अगले वर्ष मार्च 2007 में रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल भेदने में सफल रहा, लेकिन उसके बाद उल्टा धरती की ओर गिरने लगा। यह प्रयोग भी असफल रहा। टेस्ला के साथ भी यह समस्या आ रही थी कि उसके बनने में ही प्रति गाड़ी $1 लाख से अधिक खर्च आ रहा था। इतनी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन खरीदता। मस्क ने गुस्से में एबरहार्ड को फोन किया, आपने झूठ कहा था कि सस्ती गाड़ी बनाएंगे, आपको सीईओ पद से निकाला जा रहा है। इस तरह एबरहार्ड को टेस्ला कंपनी से के सीईओ पद से निकाल दिया गया। उनके बदले माइकल मार्क्स नामक एक उद्योगपति को सीईओ बनाया गया, मगर उनकी भी मस्क से बन नहीं पाई। उसके बाद कुछ महीने इजरायली मूल के ड्रोरी सीईओ बने, लेकिन अक्टूबर 2008 में एलन मस्क ने खुद को सीईओ घोषित कर दिया। 2008 में ही स्पेसएक्स का तीसरा रॉकेट लॉन्च भी असफल रहा। इस मध्य उनकी पत्नी ने पहले जुड़वा और फिर टेस्ट ट्यूब के माध्यम से 13वां बच्चों को जन्म दिया, यानी ट्रिपलेट्स। टेस्ला और स्पेसएक्स की असफलताओं से उपजे तनाव ने 2008 में ही उन्हें तलाक लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसी वर्ष अभिनेत्री तलुला रेली से उनके संबंध बन गए। यह संबंध खुशियां लेकर आया। सितंबर 2008 में पहली बार फाल्कन 1 अंतरिक्ष पहुंचने में सफल हो गया। किसी भी निजी कंपनी ने ऐसा पहले नहीं किया था। समस्या यह थी कि अब तक मस्क की कंपनी कंगाली के मुकाम पर पहुंच चुकी थी। रॉकेट में अरबों डॉलर खर्च हो गए थे और टेस्ला की गाड़ी लॉन्च नहीं हो पा रही थी। उस समय जर्मनी के एक निवेशक डेमलर को उन्होंने आमंत्रित किया। वह टेस्ला के टेस्ट गाड़ी में बैठे और कहा, इस शानदार गाड़ी पर तो हम $50 मिलियन तक लगा सकते हैं। साथ ही अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने $465 मिलियन का कर्ज दे दिया। आखिर डूबती टेस्ला को नाव मिल गई। राष्ट्रपति बैरक ओबामा स्पेसएक्स देखने आए और इसे नासा से भी बड़ी फंडिंग मिली। 2010 में एक बड़ा रॉकेट फाल्कन 9 अंतरिक्ष के चक्कर लगाने में सफल रहा। लेकिन एलन मस्क बहुत खुश भी नहीं थे। उनकी मंशा कहीं ऊंची थी। जब 2012 में पहला टेस्ट मॉडल एस उनके घर आया, टेस्ला का मॉडल एस, तो उन्होंने कहा, यह क्या बकवास गाड़ी बनाई है हमने, इतना सस्ता पेंट, ऐसे हम मुकाबला करेंगे BMW और मर्सिडीज से। दूसरी तरफ स्पेस एक्स की टक्कर में एक ऐसे व्यक्ति आ गए थे जिनकी सोच उनसे मिलती थी और जिनके अरमान उतने ही ऊंचे थे। अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने 2000 ईस्वी में ही ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी बनाई थी जो अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। दोनों की टक्कर तब हुई जब नासा ने पैड 40 को लीज पर देने की सोची। वही ऐतिहासिक पैड जहां से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की उड़ान भरी थी। मस्क और बेजोस दोनों ही इसे हासिल करना चाहते थे। आखिर यह एलन मस्क के हिस्से आया। उन्होंने कहा,
जेफ बेजोस पहले एक टूथपिक अंतरिक्ष में भेजकर दिखाएं, रॉकेट तो दूर की चीज है। जेफ बेजोस भी कहां हार मानने वाले थे। 2015 में उनकी कंपनी के रॉकेट ने पृथ्वी के चक्कर लगाए और लौटकर सही सलामत पृथ्वी पर आ भी गया। कमाल की बात थी कि यह रॉकेट पूरी तरह सलामत था और इसे वापस प्रयोग में लाया जा सकता था। अगर किसी को अंतरिक्ष यात्रा कर लौटना था तो ये मॉडल सही था। हालांकि एलन मस्क के रॉकेट ग्रासहोपर ने भी ऐसा किया था, मगर बेजोस का रॉकेट उससे 100 गुना अधिक दूर चक्कर लगाकर आया था। अब इन दोनों के बीच, यानी मस्क और बेजोस के बीच अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा के बिगुल बज गए। मात्र 4 हफ्ते बाद दिसंबर 2015 में स्पेसएक्स ने कहीं अधिक भारी भरकम रॉकेट फाल्कन 9 को सुदूर अंतरिक्ष में भेजा और वह भी चक्कर लगाकर सही सलामत धरती पर लौट गया। जेफ बेजोस ने हालांकि मजे लेते हुए ट्वीट किया, बधाई स्पेसएक्स, हमारे क्लब में आपका स्वागत है। खैर, इन सब से इतर दुनिया में एक नई तकनीक उभरने लगी थी, कृत्रिम प्रज्ञा यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल ने 2014 में डीप माइंड नामक कंपनी हासिल कर ली थी। वहीं अमेजन ने एलेक्सा बनाकर बाजार में ला दिया था। मस्क इस दौर में पीछे रह गए थे। पहले तो उन्होंने घूम घूम कर एआई के नुकसानों पर बोलना शुरू किया कि यह मनुष्य से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन यह तरकीब काम नहीं आई। फिर उन्होंने सैम एल्टमैन के साथ मिलकर एक लैब बनाया, ओपन एआई, एक ऐसी जगह जहां एआई के प्रोग्राम सभी के लिए उपलब्ध या ओपन सोर्स होंगे। यह गूगल और अमेजन के एकाधिकार यानी मोनोपोली को खत्म करने के इरादे से बनी थी। इस प्रोजेक्ट में उनके पेपाल कंपनी जमाने के दोस्त पीटर थील ने भी पैसे लगाए। 2023 में इसी लैब ने चैट जीपीटी लॉन्च किया। हालांकि इस तकनीक के खतरे भी उपज रहे थे। 2016 में टेस्ला ने गाड़ियों में जब ऑटो पायलट लगाया तो गाड़ी कुछ हद तक बिना ड्राइवर के चलने लगी, मगर फ्लोरिडा में एक बड़ी दुर्घटना में टेस्ला चकनाचूर हो गई जब इसके ऑटो पायलट ने गलत अनुमान लगाया। हालांकि मस्क ने इस गाड़ी में मरे ड्राइवर के विषय में कहा, देखिए, पेट्रोल गाड़ी में दुर्घटना नहीं होते क्या, 1-2 मौतों के कारण यह तकनीक तो बुरी नहीं हो जाती। 2016 में ही अमेरिका में चुनाव थे जब हिलरी क्लिंटन का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से था। चुनाव के दौरान एलन मस्क ने खुलकर हिलरी क्लिंटन का समर्थन और डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की, लेकिन ट्रंप के जीतते ही वह सावधान हो गए। उनके दोस्त पीटर थील शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, तो वह अन्य सीईओ के साथ मस्क को भी लेकर व्हाइट हाउस गए। वहां ट्रंप ने उन्हें कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे टेस्ला लाकर दिया था, मगर मैंने कभी चलाया नहीं। वहां से लौटकर मस्क ने कहा, ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा डपोड़ शंख हो सकता है। ट्रंप माइट बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बुलशिटर्स एवर। उन्हीं दिनों एलन मस्क का पत्नी तलुला से तलाक हुआ और उनकी मुलाकात अभिनेत्री एम्बर हर्ड से होने लगी थी। 2017 में फिल्म एक्वामैन की शूटिंग पर दोनों ऑस्ट्रेलिया में साथ थे। हालांकि उसी वर्ष दिसंबर में रियो डी जेनेरियो में उनके झगड़े होने लगे और एम्बर ने तमाशा खड़ा कर दिया। उन पर काफी इल्जाम लगाए। मस्क को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता लगा कि उनके पिता एरल मस्क ने उनकी सौतेली बहन को गर्भवती कर दिया है। भले सौतेली सही, मगर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मस्क ने गुस्से में कहा, मेरे पिता से घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं। एलन मस्क ने इन दुखों से उबरने के लिए वही किया जो पहले भी करते रहे थे। वह अपना सारा समय फैक्ट्री में बिताने लगे। टेस्ला मॉडल 3 की बारीकियों पर ध्यान देने लगे। हालांकि 2018 में गायिका ग्रिम्स यानी क्लैरे बाउशर उनकी गर्लफ्रेंड बनी और उनसे 3 बच्चे भी हुए, मगर वह किसी लंबे प्रेम संबंध के लिए तैयार नहीं थे। मस्क को यह लग गया था कि टेस्ला को सस्ता बनाने के लिए और इसे बड़ा बाजार देने के लिए चीन में बड़ी फैक्ट्री बनानी जरूरी है। हालांकि फैक्ट्री पहले से थी, मगर चीन पर पकड़ नहीं बन पा रही थी। उन्हें उस वक्त अपने पुराने कॉलेज मित्र रॉबिन रेन याद आए। वह चीनी मूल के मित्र जिन्होंने भौतिकी ओलंपियाड जीता था। उन्होंने पूछा, कैसे हो रेन, तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम चीन को भी जानते हो और अमेरिका को भी। क्या तुम चीन में हमारा बिजनेस संभालोगे? मस्क के दोस्त भले ही गिने चुने रहे, मगर यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने रिश्ता लंबा निभाया। चाहे उनके भाई किम्बाल हो, उनके छुटपन के दोस्त रॉबिन,
हो, नवेद हो, या व्यवसाय के कुछ दोस्त जैसे पीटर थिल हो। दोस्त रॉबिन लन के आते ही 2019 में चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने टेस्ला के साथ बड़ी डील कर ली। उसी वर्ष टेस्ला कंपनी ने भारी भरकम साइबर ट्रक भी बना डाला। मस्क स्पेसएक्स के भविष्य पर कुछ नया सोचने लगे थे, अंतरिक्ष यात्रा से अलग कुछ जमीनी चीज जो सहज हो। 2015 में उन्होंने एक विभाग बनाया, स्टारलिंक। इसके तहत यह योजना बनी थी कि पृथ्वी से कुछ कम दूरी में अंतरिक्ष में 40,000 सैटेलाइट लगाए जाएंगे। चूंकि यह मात्र 340 मील की दूरी पर होंगे, तो सिग्नल अपेक्षाकृत तेज आएगा। यहां बता दूं कि अन्य सैटेलाइट अमूमन 22,000 मील दूर होते हैं, जबकि स्टारलिंक के सिर्फ 340 मील की दूरी पर। यह इंटरनेट की एक नई क्रांति थी, जब बिना केबल के भी तेज इंटरनेट संभव था। 2019 में स्टारलिंक के सैटेलाइट लगने शुरू हो गए और उनका इंटरनेट भी शुरू हो गया। 2020 में ग्रिम्स ने, जो मैंने बताया उनकी गर्लफ्रेंड थी, ने उनके बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा एक्स। वह सपरिवार कैलिफोर्निया छोड़कर टेक्सास के ऑस्टिन शहर में बस गए। तभी दुनिया में कोरोना बीमारी आई और मस्क भी कोरोना के शिकार हुए। खैर, काम की गति नहीं रुकी, बल्कि उसी वर्ष स्पेसएक्स ने पहली बार 2 मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा, 2 एस्ट्रोनॉट्स को। यह खबर सुनकर जेफ बेजोस को लगा कि वह पीछे रह गए, जवाब तो देना होगा। 2019 में ही बेजोस ने स्टारलिंक के जवाब में अपने सैटेलाइट इंटरनेट की घोषणा की, प्रोजेक्ट कुइपर। हालांकि उन्होंने कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं लगाए थे, जबकि मस्क का स्टारलिंक 2021 तक 14 देशों में सेवाएं देने लगा था। जेफ बेजोस ने अब ऐसी घोषणा की जो नहले पर दहला था। 2020 में उन्होंने कहा, मैं स्वयं और मेरा भाई मार्क अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं। एलन मस्क को लगा कि इसमें बेजोस को मात करना जरूरी है। उन्होंने खुद तो नहीं किया, मगर एक अन्य खरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने बेजोस से पहले ही अंतरिक्ष यात्रा की ठान ली और वह ऐसा करने वाले पहले अमीर हुए। एलन मस्क उन्हें बधाई देने उनके रॉकेट तक पहुंच गए। उसके 9 दिन बाद बेजोस बंधु भी अंतरिक्ष यात्रा कराए, मगर वे पहले नहीं बन सके। 2021 की जनवरी में जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी संपत्ति $190 बिलियन आंकी गई। उसी वर्ष उनकी एक महिला कर्मी शिवोन जेलिस से उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। कोरोना काल में ही एलन मस्क का राजनीतिक कायाकल्प जोर पकड़ने लगा। जब उनकी फैक्ट्री को कोरोना के कारण बंद करने के आदेश दिए गए, उन्होंने कहा कि यह अलोकतांत्रिक फांसीवाद है। इसके बाद ही वो वोक संस्कृति के विरुद्ध खुलकर लिखने लगे। उन्होंने लिखा, पहले मैं डेमोक्रेट को अपना मत देता रहा, मगर अब ये देश को बांटने में लगे हैं। मैं अगला मत रिपब्लिकन पार्टी को दूंगा। खासकर अगस्त 2021 में विद्युत गाड़ियों के लिए व्हाइट हाउस में एक आयोजन हुआ, जिसमें कई कार कंपनियों के मालिक आए, मगर एलन मस्क को नहीं आमंत्रित किया गया। हालांकि राष्ट्रपति भवन ने कहा कि यह वर्कर यूनियन के लोगों के लिए आयोजन था और चूंकि टेस्ला में कोई वर्कर यूनियन नहीं है, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया था। 2022 में दुनिया में एक और बड़ी घटना हुई, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। रूस ने अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी वियासैट पर एक साइबर हमला किया, जिससे यूक्रेन सेना का सुरक्षित इंटरनेट संचार टूट गया। उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एलन मस्क से मदद मांगी कि वह स्टारलिंक की सेवाएं मुहैया कराएं। जल्द ही स्टारलिंक के माध्यम से यूक्रेन सेना को मदद मिलने लगी। कुछ महीने बाद उन्हें खबर मिली कि स्टारलिंक की मदद से यूक्रेन क्रीमिया में लगे रूसी जहाजों पर हमला करने वाली है। उस वक्त मस्क को लगा कि यह स्टारलिंक का दुरुपयोग है, क्योंकि क्रीमिया रूस का हिस्सा है। हालांकि वह यूक्रेन का पहले हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने उस पर अधिकार कर लिया था। उनको लगा कि यूक्रेन इस तरह रूस के क्षेत्र पर हमला नहीं कर सकता। उन्होंने अचानक क्रीमिया क्षेत्र के स्टारलिंक नेटवर्क काट दिए और यह हमला असफल रहा। मस्क का कहना था कि ऐसा करना आवश्यक था, अन्यथा परमाणु युद्ध हो सकता था, जो वह नहीं चाहते थे। जब जेलेंस्की ने पूछा कि आप यूक्रेन के साथ हैं या रूस के, तो उन्होंने कहा, मैंने यूक्रेन के लिए $80 मिलियन की सुविधा दी है, जबकि रूस को एक पैसा नहीं दिया, तो मैं यूक्रेन के ही साथ हूं। लेकिन धीरे धीरे एलन मस्क ने
रूसी क्षेत्रों में स्टारलिंक ब्लॉक करने शुरू कर दिए, जिस कारण यूक्रेन द्वारा रूस पर हमला मुश्किल होने लगा। उन्हीं दिनों अपने राजनीतिक ट्वीट के कारण उनका ट्विटर से विवाद होने लगा। उन्होंने ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल के साथ एक मीटिंग रखी। उनसे मिलकर उन्होंने कहा कि पराग वाकई अच्छा आदमी है, मगर अच्छे लोगों को सीईओ नहीं बनना चाहिए। मस्क इस बात पर जोर देने लगे कि ट्विटर को अधिक मुक्त होना चाहिए। पराग अग्रवाल ने उन्हें अपने सलाहों के साथ बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, मगर मस्क के इरादे कुछ और ही थे। उनके मित्र नवेद फारूक ने उनको समझाया कि वह खामखा ट्विटर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि यह फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन मस्क को ट्विटर जैसे एक ऐसा खेल का मैदान लग रहा था जिस पर वह मन मर्जी खेलना चाहते थे। आखिर ट्विटर बोर्ड ने एलन मस्क का ऑफर मान लिया। यह एक बहुत बड़ा निवेश था, मगर मस्क ने भी ठान लिया था। अक्टूबर 2022 में वह ट्विटर के मालिक बन गए और उन्होंने धीरे धीरे इसका नया नामकरण किया, एक्स। जब ट्विटर के नए ऑफिस में पूरा दिन घूमने के बाद मस्क आराम कर रहे थे तो पराग अग्रवाल उनके पास आए और पूछा, कैसा रहा आपका दिन? मस्क ने कहा, थक गया हूं, अब चैन से सोना चाहता हूं। जल्द ही मस्क ने ट्विटर के आधे कर्मचारियों को हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। नवंबर में ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट खरीदने की सुविधा आई। उसके बाद भी जब ट्विटर की आय में खास इजाफा नहीं हुआ तो 2 राउंड में कई अन्य कर्मियों को निकाला गया। हालांकि इस मध्य अन्य कंपनियां जो एलन मस्क की थी वह अपना विस्तार कर रही थी। ऑप्टिमस रोबोट आ गया था, न्यूरालिंक आ गया था और ऐसी कई चीजें उनकी कंपनी में हो रही थी। 2023 में स्पेसएक्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टारशिप उड़ने के बाद विस्फोट कर आग के गोलों में बदल गया। मस्क ने कहा, जब आप आग से खेलते हैं तो ऐसा होता है। मैं तो बचपन से ही आग से खेल रहा हूं। अगले वर्ष 2024 में स्टारशिप का लॉन्च सफल रहा। डोनाल्ड ट्रंप पुनः राष्ट्रपति बने। एलन मस्क उनके दाएं हाथ बने। मस्क की आग से खेलने की यात्रा जारी है।